प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध के विकास के द्वितीय चरण की चर्चा करेंगे। पूर्व के लेक्चर में हमने शीत युद्ध के विकास के प्रथम चरण के बारे में जाना था। आज हम इसके विकास के अगले चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध के विकास का द्वितीय चरण की चर्चा हम सन 1953 से 1963 के मध्य करते हैं। जनवरी 1953 में अमेरिका में आइजनहावर के राष्ट्रपति बनने तथा 5 मार्च 1953 को स्टालिन की मृत्यु के साथ ही शीत युद्ध में एक नया युग प्रारंभ हुआ। इस युग में जहां एक ओर शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, वहीं दूसरी तरफ शांतिपूर्ण सहस्तित्व की बात भी इसी युग में प्रारंभ हुई। इस समय में दोनों महाशक्तियों के व्यवहार में कुछ बदलाव आने की संभावना दिखाई देने लगी। इस युग में दोनों देशों के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। सोवियत संघ में स्टालिन की मृत्यु के बाद खुर्शचेव ने शासन संभाला, वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति आइजनहावर ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। सोवियत संघ की तरफ से दोनों देशों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने के प्रयास अवश्य हुए, लेकिन उनका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला और अमेरिका तथा सोवियत संघ में शीत युद्ध का तनाव जारी रहा। इस दौरान की उन प्रमुख घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा जिन्होंने शीत युद्ध का बढ़ावा दिया। जैसे 1953 में सोवियत संघ ने प्रथम आणविक परीक्षण किया। इससे अमेरिका के मन में सोवियत संघ के इरादों के प्रति शक पैदा हो गया। सीटों की स्थापना दूसरा विषय था जिसने कि शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। कोरिया का संकट समाप्त होते ही हिंद चीन शीत युद्ध का एक नया क्षेत्र बन गया। 1954 तक इस क्षेत्र में फ्रांस का प्रभाव समाप्त होता गया तथा जुलाई 1954 के जिनेवा सम्मेलन में भी इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। वियतनाम को 17वीं समानांतर रेखा पर विभाजित कर दिया गया तथा लाओस और कंबोडिया की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया, किंतु दक्षिणी पूर्वी एशिया में चीन के प्रभाव व विस्तार को रोकने के लिए 8 सितंबर 1954 को मनीला संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया संधि अर्थात सीटो, जिसे साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी जाना गया। इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान तथा थाईलैंड और फिलीपींस ने हस्ताक्षर किए। 1953 में चर्चिल ने अमेरिका से कहा कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के लिए भी नाटो जैसे संघ का निर्माण किया जाए। उसके सुझाव को मानकर अमेरिका ने कंबोडिया, वियतनाम और लाओस में साम्यवादी प्रसार रोकने के उद्देश्य से 8 सितंबर 1954 को सीटों का निर्माण किया। वहीं दिसंबर 1955 में नाटो की स्थापना के प्रत्युत्तर में सोवियत संघ ने अपने 8 साथी देशों के साथ मिलकर वार्सा पैक्ट की स्थापना की। इसकी स्थापना के साथ ही शीत युद्ध ने संस्थागत रूप ले लिया, नाटो बनाम वार्सा पैक्ट। मुख्य बात यह थी कि साम्यवादी चीन इसमें पर्यवेक्षक के रूप में सम्मिलित हुआ। उधर सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट की तैयारी कर ली। वार्सा संगठन के निर्माण का उद्देश्य पूंजीवादी ताकतों के आक्रमण को रोकना था। इस तरह परस्पर विरोधी गुटों की स्थापना द्वारा शीत युद्ध को और अधिक भड़काया गया। हिंद चीन की समस्या भी दोनों महाशक्तियों के मध्य मतभेदों को और अधिक गहरा कर दिया। 1954 में हिंद चीन में गृहयुद्ध आरंभ हो गया। यह क्षेत्र फ्रांस का उपनिवेश था। सोवियत संघ ने हो ची मिन्ह वियतनाम की सेनाओं की मदद की और अमेरिका ने फ्रांसीसी सेनाओं का समर्थन किया। हिंद चीन की समस्या को सुलझाने के लिए जिनेवा समझौता हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही वियतनाम में गृह युद्ध शुरू हो गया। सोवियत संघ ने अमेरिका की इस युद्ध में की भूमिका की निंदा की। उसने अमेरिका के वियतनाम में अनुचित हस्तक्षेप के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इस तरह वियतनाम युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का प्रमुख कारण बना। हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप जो 1956 में हुआ ने भी शीत युद्ध को और अधिक भड़काया। साम्यवादी दल का
नया प्रमुख बना दिया गया, ये भी एक प्रमुख कारण रहा। सुएज संकट भी आगे चल के इस काल में शीत युद्ध को विकसित करने के लिए एक प्रमुख मुद्दा बन के उभरा। आर्थिक तथा सैनिक दोनों तरह की सहायता प्राप्त करने के लिए मिस्र अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों से मैत्री बनाए रखना चाहता था। आसवान बांध बनाने के लिए एंग्लो अमेरिकन सहायता 1955 में प्रस्तावित की गई थी। मई 1956 में मिस्र ने चांग काई शेक ताइवान को दी गई मान्यता समाप्त करके साम्यवादी चीन को अपनी मान्यता प्रदान कर दी। अमेरिका ने नाराज होकर असवान बांध बनाने के लिए प्रस्तावित सहायता यह कहकर वापस ले ली कि बांध बनाना मिस्र की आर्थिक शक्ति से बाहर है। मिस्र ने वित्तीय सहायता जुटाने के लिए अपने क्षेत्र में स्थित सुएज कैनाल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यद्यपि समझौते के अंतर्गत अगले 12 वर्षों तक वह ऐसा नहीं कर सकता था। परिणामस्वरूप इजराइल, फ्रांस तथा ग्रेट ब्रिटेन ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण कर दिया। यह पहला अवसर था जब सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ने विश्व शांति को बनाए रखने के लिए इस आक्रमण का विरोध किया और अंततः इन देशों को अपनी सेनाएं वापस बुलानी पड़ी। 6 नवंबर 1956 को संयुक्त राष्ट्र की शांति रक्षक सेना तैनात कर दी गई थी। इस संकट से सोवियत संघ की प्रतिष्ठा में अपरिमित वृद्धि हुई तथा ब्रिटेन और फ्रांस को कूटनीतिक पराजय का मुंह देखना पड़ा। इस संकट से अमेरिका विश्व में एक प्रमुख नेता के रूप में उभर कर सामने आया। 1956 में ही सुएज नहर संकट ने दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव में वृद्धि की। सोवियत संघ ने इस संकट में मिस्र का साथ दिया। सुएज नहर संकट का तो समाधान हो गया, लेकिन दोनों महाशक्तियों में तनाव ज्यों का त्यों बना रहा। आइजनहावर सिद्धांत जो जून 1957 में स्थापित हुआ ने भी शीत युद्ध के विकास में तीव्र सहयोग और उसकी भूमिका दी रही। आइजनहावर सिद्धांत के अंतर्गत अमेरिका किसी भी मध्य पूर्व देश पर सशस्त्र आक्रमण का सामना करने के लिए आर्थिक और सैन्य सहायता का वादा किया। आइजनहावर सिद्धांत के इरादे पूरे मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में साम्यवाद फैलने से सोवियत संघ को रोकने के लिए किया गया था। इसके अंतर्गत अमेरिका की कांग्रेस ने राष्ट्रपति को साम्यवाद के खतरों का सामना करने के लिए सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान करके पश्चिमी एशिया को शीत युद्ध का अखाड़ा बना दिया। वहीं U-2 विमान कांड ने शीत युद्ध में घी में आग का काम किया। शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने सोवियत संघ की यात्रा करने का निर्णय किया था, परंतु ठीक उसी समय 1 मई 1960 को सोवियत संघ ने अमेरिका के जासूसी विमान जिसका नाम U-2 था को अपनी हवाई सीमा में मार गिराया। यह विमान नॉर्वे तथा पाकिस्तान के मध्य उड़ते हुए सोवियत संघ की जासूसी कर रहा था। प्रारंभ में तो अमेरिका ने इसे जासूसी विमान होने का खंडन किया, किंतु इसके चालक के बयान में जिससे सोवियत संघ ने जासूसी के उपकरणों सहित गिरफ्तार कर लिया था, अमेरिका की पोल खोल दी। अंततः आइजनहावर ने स्पष्ट शब्दों में तथ्यों को स्वीकार किया, किंतु अपनी कार्रवाई को उचित तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत ही माना और भविष्य में भी ऐसे कार्य नहीं करने की घोषणा नहीं की। सोवियत संघ ने इस घटना का खूब प्रचार किया। सुरक्षा परिषद में भी इसकी शिकायत की, किंतु साथ ही यह भी कहा कि आगामी होने वाले पेरिस शिखर सम्मेलन पर इस घटना का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसका मंतव्य कुछ दूसरा ही था। क्योंकि वो चाहता था कि विश्व की जमात के सामने अमेरिका को बदनाम किया जा सके, इसलिए सम्मेलन हो, सोवियत संघ उसमें अपनी उपस्थिति दे और वहाँ सबके सामने अमेरिका द्वारा की गई इस हरकत का खुलासा किया जाए। शीत युद्ध को इससे और बढ़ावा मिला। जब पेरिस शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें तनाव और आशंका का वातावरण और बढ़ा, क्योंकि खुर्शचेव ने U-2 विमान का प्रश्न उठाया। जहां जाकर के उन्होंने मैकमिलन और डिगॉल से तो हाथ मिलाया, परंतु आइजनहावर से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक अमेरिका अपने इस कृत्य के लिए माफ़ी नहीं मांगता तथा दोषियों को सजा नहीं देता, वह भविष्य में ऐसा नहीं करने का आश्वासन नहीं देता, तब तक वार्ता करना व्यर्थ है। उन्होंने
शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में भाग नहीं लिया तथा यह कहते हुए सोवियत संघ वापस लौट गए कि आइजनहावर को अब सोवियत संघ की यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 16 मई 1960 में पेरिस सम्मेलन में सोवियत राष्ट्रपति ख्रुश्चेव ने U-2 विमान की घटना को दोहराया और कहा कि भविष्य में अमेरिकी राष्ट्रपति को सोवियत संघ न आने की चेतावनी भी दी। सम्मेलन के दूसरे दिन जो सत्र हुआ उसमें सोवियत संघ ने बहिष्कार करके अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी। इस तरह अमेरिका और सोवियत संघ में तनाव पहले जैसा ही बना रहा। जून 1961 में ख्रुश्चेव द्वारा सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति ख्रुश्चेव द्वारा पूर्वी जर्मनी के साथ एक पृथक संधि करके हस्ताक्षर करने की धमकी भी शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। वहीं बर्लिन की दीवार का प्रश्न 1961 में बर्लिन शहर में सोवियत संघ ने पश्चिमी शक्तियों के क्षेत्र को अलग करने के लिए दीवार बनानी शुरू कर दी। इसका अमेरिका ने कड़ा विरोध किया। दोनों ने अपनी अपनी सेनाएं युद्ध के लिए एकत्रित करनी आरंभ कर दी, लेकिन बड़ी मुश्किल से शीत युद्ध गर्म युद्ध में परिवर्तित होते होते रह गया, लेकिन दोनों के बीच तनाव बरकरार रहा। क्यूबा के संकट ने भी पुनः विश्व युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। क्यूबा अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य से मात्र 90 मील की दूरी पर स्थित होने के कारण अमेरिका की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता रहा था। 1898 में स्पेन की अधीनता से अमेरिका की सहायता से क्यूबा आज़ाद हुआ और प्रेट संशोधन के अंतर्गत क्यूबा के संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि अमेरिका को इसके मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। यद्यपि अमेरिका ने ऐसा कभी नहीं किया था। 1934 में रूजवेल्ट ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। 1948 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही क्यूबा अमेरिका से अत्यधिक मात्रा में आर्थिक सहायता प्राप्त करता आ रहा था। प्रेट संशोधन की समाप्ति के बाद राजनीतिक उथल पुथल में बातिस्ता 1940 में और पुनः 1952 में क्यूबा का अधिनायक बन बैठा और उसके शासन का अंत 1 जनवरी 1959 को फिदेल कास्ट्रो के सत्ता में आने के साथ हुआ। 1961 के अंत तक आते आते फिदेल कास्ट्रो ने स्वयं को औपचारिक रूप से मार्क्सवादी घोषित कर दिया। 1959 में क्यूबा ने सोवियत सहायता प्राप्त करने के लिए उससे संधि कर ली थी। स्वाभाविक रूप से अमेरिका को क्यूबा का यह रुख पसंद नहीं आया तथा वह क्यूबा से मार्क्सवाद कास्ट्रोवाद समाप्त करने की फिराक में था। 1962 में क्यूबा में सोवियत संघ ने अपने सैनिक अड्डे की स्थापना कर दी। इसका अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी ने कड़ा विरोध किया। इस अड्डे की स्थापना को सीधे तौर पर अमेरिका को कमज़ोर करने वाली कार्रवाई कहा जा सकता है। अमेरिका ने क्यूबा की नाकेबंदी की घोषणा कर दी ताकि क्यूबा में सोवियत सैनिक सहायता ना पहुंच सके। विवाद को ज़्यादा बढ़ता देख सोवियत संघ ने अपने कदम पीछे उठा लिए और भयंकर विवाद को सुलझा लिया, लेकिन दोनों महाशक्तियों के मन का मैल साफ नहीं हुआ और शीत युद्ध का वातावरण पहले जैसा ही रहा। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस युग में शीत युद्ध को बढ़ावा देने वाली कार्रवाइयाँ दोनों तरफ से हुई। अमेरिका की तरफ से भी हुई थी और सोवियत संघ की तरफ से हुई थी, लेकिन दोनों महाशक्तियों ने शीत युद्ध के तनाव को कम करने की दिशा में भी कुछ प्रयास किए। ख्रुश्चेव ने दोनों देशों के मध्य मधुर संबंध बनाने और तनाव को कम करने के लिए कुछ पहल की गई, जैसे आंशिक अणु प्रसार निषेध संधि (PTBT) पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। 15 सितंबर से 28 सितंबर 1959 तक ख्रुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा की। 5 अगस्त 1963 को अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन तीनों देशों ने कौन से अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के बीच मास्को आंशिक परीक्षण निषेध संधि हुई और अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि द्वारा कुछ परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाया गया था। इससे शीत युद्ध को समाप्त करने का सकारात्मक कदम कहा जा सकता है। वहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसको नाम से भी कहते हैं, तो इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भी इस दौरान शीत युद्ध को कम करने का प्रयास किया, लेकिन इन सभी प्रयासों के परिणाम नकारात्मक ही रहे और दोनों महाशक्तियों में तनाव बना रहा। वहीं
हॉटलाइन समझौता ने भी दोनों महाशक्तियों के मध्य मध्य शीत युद्ध को कम करने का प्रयास किया। बर्लिन तथा क्यूबा के संकट के बाद प्रारंभ हुआ समझौतों, सहयोग व प्रतियोगिता का दौर। अब शांतिपूर्ण सहिष्णुता की बात की जाने लगी, क्योंकि दोनों ही पक्ष यह समझ गए थे कि अणु युद्ध का परिणाम किसी एक की वजह नहीं होगी, अब तो दोनों का ही परस्पर संहार हुआ। अतः 1963 में दोनों महाशक्तियों के मध्य हॉटलाइन समझौता हुआ। इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय दोनों पक्षों में सीधा संपर्क स्थापित करके किसी भी भ्रांतिपूर्ण युद्ध को प्रारंभ होने से रोकना। अब हम शीत युद्ध के विकास का तीसरा चरण, जो 1963 से 1979 तक चला, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस काल को हम देतांत या तनाव शैथिल्य का कार्य भी कहते हैं। देतांत एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शीत युद्ध में कमी आना। इन दोनों महाशक्तियों के मध्य शांतिपूर्ण सहिष्णुता की भावना का विकास होना, सहयोग की भावना का विकास होना, विश्वास का आधार बनना, जिससे कि शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के मध्य जो तनाव उत्पन्न हुआ था उसमें कमी आना, इसको देतांत कहा गया था और हिंदी में इसको तनाव शैथिल्य के रूप में भी कई पुस्तकों में देखा गया है। 1962 में क्यूबा संकट के बाद शीत युद्ध के वातावरण में कुछ नरमी आई। दोनों गुटों के मध्य व्याप्त तनाव की भावना अब सौहार्दपूर्ण व मित्रता की भावना में बदलने के आसार दिखाई देने लगे। इससे दोनों देशों के मध्य मधुर संबंधों की शुरुआत होने के लक्षण भी प्रकट होने लगे। इस नरमी या तनाव में कमी को ही हम देतांत या तनाव शैथिल्य की संज्ञा दी जाती है। देतांत ने शीत युद्ध से उत्पन्न पुराने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिदृश्य बदलने लगा और विश्व में शांति का वातावरण का जन्म हुआ। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में भी वृद्धि हुई और परमाणु युद्ध के आतंक से भी छुटकारा मिला। अब हम शीत युद्ध के विकास का अंतिम काल, जिसको 1980 से लेके और 1989 तक का हम कह सकते हैं, इसको दूसरे रूप में हम न्यू कोल्ड वॉर, नया शीत युद्ध के रूप में भी जानते हैं। 1970 के दशक का देतांत अफगानिस्तान संकट के जन्म लेते ही नए प्रकार के शीत युद्ध में बदल गया। इस संकट को देतांत की अंतिम शव यात्रा के भी कहा जाता है। इस संकट को, अफगानिस्तान का जो संकट आया, इसको हम क्या कहते हैं? देतांत की अंतिम शव यात्रा। इससे देतांत की समाप्ति हो गई और दोनों शक्तियों में लगभग एक दशक तक रहने वाला तनाव शैथिल्य या दैतान्य के दिन लद गए और पुराने तनाव फिर से बढ़ने लगे। इस तनाव की उत्पत्ति के जो प्रमुख कारण थे वो ये थे, जैसे कि सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि ने अमेरिका के खिलाफ अपनी पुरानी दुश्मनी आरंभ कर दी। वहीं रोनाल्ड रीगन ने अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही शस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया और मित्र राष्ट्रों का शस्त्रीकरण करने पर बल दिया। तीसरा, अमेरिका तथा सोवियत संघ में अंतरिक्ष अनुसंधान की होड़ लग गई। वहीं अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। इससे शीत युद्ध में वृद्धि हुई। अमेरिका और सोवियत संघ में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। सोवियत संघ ने दक्षिणी पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। 23 मार्च 1983 को अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने स्टार वार परियोजना, जिसको अंतरिक्ष युद्ध भी कहते हैं, को मंजूरी दी। इससे नए अस्त्र शस्त्रों की होड़ लग गई। हिंद महासागर में भी सोवियत संघ ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। सोवियत संघ ने खाड़ी क्षेत्र में तथा पश्चिमी एशिया में भी अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयास किया। सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी ब्रिगेड तैनात कर दी। निकारागुआ में अमेरिका ने अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया। इन सभी कारणों से न्यू कोल्ड वॉर, नए शीत युद्ध का जन्म हुआ और देतांत का अंत हो गया। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नई खटास पैदा हुई। अमेरिका ने खाड़ी सिद्धांत के द्वारा विश्व शांति के लिए खतरा पैदा कर दिया। इस नए शीत युद्ध ने विश्व को तृतीय विश्व युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इससे देतांत की हानि हुई और निशस्त्रीकरण को गहरा धक्का लगा। इससे तनाव के केंद्र अफगानिस्तान, कंपूचिया, निकारागुआ आदि देश हो गए। यह युद्ध विचारधारा विरोधी न होकर सोवियत संघ विरोधी था। इसके अभिकर्ता अमेरिका और सोवियत संघ न होकर ब्रिटेन, फ्रांस व चीन भी थे। इस युद्ध ने
संपूर्ण विश्व का वातावरण ही दूषित कर दिया। इसने बहुध्रुवीकरण को जन्म दिया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नई चुनौतियों को पेश किया। अंतिम चरण के रूप में शीत युद्ध पुनः शिथिलता और शीत युद्ध का अवसान को हम 1989 से 1990 के काल में देख सकते हैं। 1989 में गोर्बाचोव की जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे तत्कालीन, उनकी ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, ये दो नीतियों के अनंतर अमेरिका को भी उस दिशा में आगे चलना पड़ा। सोवियत संघ में परस्पर संदेह के बादल छांटने हेतु अनेक कदम उठाए गए, जिसमें हथियारों की कमी की घोषणा की, अफगानिस्तान से रूसी सेना की वापसी की, जर्मनी की एकीकरण को प्रोत्साहित किया, वारसा पैक्ट को भंग कर दिया। इस प्रकार दोनों महाशक्तियों के मध्य मधुर संबंधों का सूत्रपात हुआ। यह मधुर मिलन खाड़ी संकट जो 1989-90 के बीच देखा गया के समय और दृढ़ हुआ और 1990 तक सोवियत संघ ने शीत युद्ध की राजनीति का परित्याग कर दिया, क्योंकि इस समय तक पूर्वी यूरोप तक सोवियत संघ में आर्थिक और राजनीतिक संकट व्यापक रूप धारण कर गया था। 1991 में सामरिक शीत युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन हम देखते हैं कि नवीन शीत युद्ध, जिसको हम न्यू ट्रेड वॉर, नव व्यापार युद्ध कह सकते हैं, प्रारंभ हो गया और इसका काल हम 1991 से हमें लगातार देखने को मिल रहा है। 1997 से सोवियत संघ के पतन के बाद सामरिक तथा आर्थिक क्षेत्र में सबल होने के कारण विश्व में एकमात्र महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका रह गई और हम एक ध्रुवी विश्व के स्वरूप को हम इस समय देख पाते हैं। लेकिन उसकी आर्थिक शक्ति को जापान, जर्मनी, यूरोपीय समुदाय ने चुनौती देना प्रारंभ कर दिया। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय जगत में सैनिक या सामरिक शीत युद्ध का स्थान अब व्यापारिक शीत युद्ध ने ले लिया है। आज जापान, जर्मनी और यूरोपीय समुदाय और चीन और अमेरिका इस शीत युद्ध की प्रमुख महाशक्ति हैं। इस प्रकार हमने देखा कि दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस प्रकार शीत युद्ध का विकास हुआ, उसका प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, किस प्रकार देतांत आया और न्यू कोल्ड वॉर आया और उसके बाद किस प्रकार एक न्यू ट्रेड वॉर शुरू हुआ। आगे चल के मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों, आपको ये शीत युद्ध का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। अब इसके अंत और विश्व राजनीति पर इसके प्रभाव की चर्चा हम अगले अध्याय चैप्टर में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।